नमो नारायण। संक्षिप्त वाल्मीकि रामायण भाग 18। वनवास काल में राम के प्रारंभिक रात्रि विश्राम और पहला आवास कहाँ था? अयोध्या से निकलना। राम के वनवास की अवधि की गिनती उसी दिन से शुरू हो गई जिस सुबह उनका राज्याभिषेक होने वाला था और रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने द्वारा मांगे गए वरदान की बात बताई। राज्य, प्रजाजनों और सेवकों आदि की समुचित व्यवस्था कर राम, लक्ष्मण और सीता मुनियों की तरह वल्कल वस्त्र पहनकर वन के लिए विदा हो गए। ये समय लगभग दोपहर का था। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने 14 वर्ष तक वन में रहने का निश्चय किया, लेकिन उनके सगे संबंधी और प्रजाजन अपने प्रिय राजकुमार का बिना किसी अपराध के निर्वासन नहीं होने देना चाहते थे। वे राम को अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते थे। पत्नी और भाई तो साथ जाने की अनुमति लेकर ही माने। प्रजाजन उनके रथ को घेर कर चलने लगे। कुछ प्रजाजन तो रथ पर लटक गए थे। रथ के चारों ओर लोगों के होने के कारण सारथी सुमंत रथ तेजी से नहीं चला पा रहे थे। लोगों को किसी तरह समझा बुझाकर रथ से अलग कर वे रथ को तेज गति से हाँकने लगे। कुछ लोग जो इस गति तक नहीं जा सके रुक गए, लेकिन कुछ लोग फिर भी रथ के पीछे दौड़ते चले गए। प्रथम रात्रि विश्राम और नगर वासियों को सोते हुए छोड़कर निकलना। जब साथ आए प्रजाजन राम के बार बार आग्रह करने पर भी नहीं लौटे तो राम ने वहीं तमसा नदी के किनारे रात्रि विश्राम करने के निश्चय किया। क्योंकि लोग दिन भर के थके और दुखी थे, शाम भी होने लगी थी। इस तरह वनवास की प्रथम रात्रि तमसा नदी के किनारे बिता। राम ने वह रात्रि केवल जल पीकर रहने का निश्चय किया। घोड़ों को चारा पानी देकर सभी ने यथायोग्य संध्योपासन किया। तत्पश्चात सब विश्राम करने लगे। राम माता पिता और भाई भरत के विषय में सुमंत्र और लक्ष्मण से बहुत देर तक बातें करते रहे। धीरे धीरे थके हुए पुरवासी सहित सभी लोग सो गए। केवल सुमंत्र और लक्ष्मण सबकी रखवाली के लिए रात भर आपस में बातें करते हुए जागते रहे। राम और सीता भी वृक्ष के पत्तों से बने बिस्तर पर प्रजाजनों से कुछ दूर सोए हुए थे। सुबह होने से पहले, जब अंधेरा ही था, राम उठे और सुमंत से चुपचाप रथ चला लेने के लिए कहा, क्योंकि अगर प्रजाजन जग जाते तो वे कष्ट सह कर भी राम के साथ ही जाते। वे उन्हें अकेले वन नहीं जाने देते। राम के आदेशानुसार सुमंत्र ने रथ को कुछ दूर चलाने के बाद विपरीत दिशा में घुमाकर इस प्रकार चलाया ताकि पीछे से आने वाले प्रजाजनों को रथ के पहियों के निशान से उसके जाने के मार्ग का पता नहीं लग सके। दूसरा रात्रि विश्राम और निषाद गो द्वारा राम का सत्कार। दूसरी रात्रि विश्राम निषादों के राजा गो की राजधानी श्रृंगावरपुर के पास गंगा नदी के तट पर हुआ। ये निषादों के राजा गो की राजधानी थी। गो राम के बड़े भक्त और सखा थे। वे कौशल नरेश को ही अपना अधिपति मानते थे। गो को जब राम के आने का समाचार मिला तो वे उनसे मिलने आए। उन्होंने राम का बड़ा सत्कार किया, लेकिन राम ने उनके द्वारा लाई गई सामग्री में केवल घोड़ों के लिए चारा छोड़कर और कुछ नहीं लिया और न ही उनके साथ उनके घर गए। उस रात्रि वनवास की दूसरी रात्रि भी राम केवल जल पीकर ही रहे। राम और सीता जमीन पर घास की शैया बनाकर सोए। लक्ष्मण उनसे कुछ दूर एक वृक्ष का सहारा लेकर रात भर बैठे जागते रहे। गो भी उनके साथ रात भर जगे और बातें करते रहे। अगले दिन यहीं उन्होंने गो से बरगद के वृक्ष का दूध मंगाया और उससे दोनों भाइयों ने जटा बनाया। उन्होंने तपस्वी के लिए उचित व्रत लिया। ऐसा करना मुनि के वेश के लिए था, क्योंकि ऐसा ही वरदान मांगा गया था। अब राम कौशल यानी अपने जनपद की सीमा से निकल चुके थे, इसलिए रथ से आगे जाना उचित नहीं था। सुमंत भी उनके साथ वन में जाना चाहते थे। किसी तरह राम ने समझा बुझाकर उन्हें अयोध्या भेजा। उन्होंने गो से कहा कि उनके लिए इस समय ऐसे वन में रहना उचित नहीं है जहां जनपद के लोग आते जाते हों, इसलिए उन्हें निर्जन वन के आश्रम में रहना होगा। ऐसा कहकर उन्होंने गो से विदा लिया। गो और सुमंत दोनों को लौट जाने का आदेश देकर गो द्वारा मंगाए गए नाव से राम, लक्ष्मण और सीता ने गंगा पार किया। तुलसीकृत रामचरित मानस में केवट का प्रसंग है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में यह नहीं है। तीनों को नाव पर विदा कर सुमंत तब तक वहीं खड़े रहे जब तक गंगा के पार भी तीनों दिखते रहे। तत्पश्चात वे भारी मन से अयोध्या लौट गए। राम की कौशल जनपद की सीमा से आगे की यात्रा और तीसरा रात्रि विश्राम।
गंगा नदी पार करते समय सीता जी ने गंगा की पूजा की और सकुशल वनवास पूरा कर आने पर पुनः पूजा करने सहित कुछ मनौती मानी। गंगा के उस पार वत्स देश था। दिन भर वे वत्स देश में ही चलते रहे। शाम को विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे रुक गए, अतः तीसरी रात्रि वत्स जनपद में ही एक वृक्ष के नीचे बिताया। रात्रि को कंद मूल का आहार किया। यह उनके वनवास की तीसरी रात और अपने जनपद से बाहर पहली रात थी। श्रृंगवपुर चूंकि कोसल जनपद का ही भाग था और उसके नरेश को ही अपना अधिपति मानता था, इसलिए वो उनकी राज्य की सीमा में ही था। राम को यद्यपि अपने भाई पर पूरा विश्वास था, फिर भी एक बार परीक्षा कर लेना चाहते थे कि कष्ट से लक्ष्मण का निश्चय तो कहीं कमजोर नहीं हो गया। इसलिए उन्होंने अपने पिता के लिए कुछ कटु वचन कहे। साथ ही कैकेयी से माता कौशल्या और सुमित्रा के अनिष्ट की आशंका भी व्यक्त किया और लक्ष्मण से अयोध्या लौट जाने के लिए कहा। लेकिन लक्ष्मण शांत रहे। राम के बिना अपना जीवन असंभव बताते हुए वे अयोध्या लौटने के लिए तैयार नहीं हुए। चौथा रात्रि विश्राम। चौथी रात्रि वे प्रयाग स्थित संगम के निकट भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रहे। प्रयाग भी वत्स जनपद में ही पड़ता था। भारद्वाज ऋषि ने उन सब का बहुत स्वागत सत्कार किया, लेकिन राम ने उनके अपने आश्रम में रहने के प्रस्ताव को ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि यह स्थान उनके जनपद से निकट था, अतः अयोध्या से लोग वहां आते जाते रहेंगे। इससे अन्य मुनियों के कार्य में विघ्न होगा, इसलिए वे अन्यत्र कहीं एकांत स्थान पर जाना चाहते थे। इस पर ऋषि ने चित्रकूट पर्वत पर निवास करने का सुझाव दिया। अगले दिन ऋषि से आज्ञा लेकर उनके बताए रास्ते से चित्रकूट के लिए चल पड़े। पांचवा रात्रि विश्राम। पांचवी रात उन लोगों ने यमुना के तट पर बिताया। लक्ष्मण जी के विषय में मान्यता है कि वे वनवास के समय कभी नहीं सोए थे। यह एकमात्र उल्लेख है जिसमें राम द्वारा लक्ष्मण को जगाने की चर्चा है। यहाँ दोनों भाइयों ने अपने ही बनाए बेड़े से यमुना नदी को पार किया। पहला आवास स्थल चित्रकूट। वे सब अगले दिन चित्रकूट पहुंच गए। छठे दिन चित्रकूट पहुंचकर एक वास योग्य उपयुक्त स्थान देखकर वहां पर्णकुटी यानी पत्ते की झोपड़ी बनाया। वास्तुदेव का पूजन कर उस आश्रम अथवा पर्णकुटी में रहना शुरू किया। इस प्रकार वनवास के छठे दिन राम पत्नी और भाई के साथ चित्रकूट में कुटी बनाकर वनवास की अवधि बिताने लगे।